हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पाठशाला ऋषिकेश के यूट्यूब चैनल पर। तो हम जो सब्जेक्ट वाइज जीएस की एमसीक्यू का सीरीज़ कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करते हुए आज जो रिवीजन का टाइम है वो है पॉलिटी के बेस्ट एमसीक्यू या इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और प्रीवियस ईयर करने का है ना। तो अगले वीक के बाद से, क्योंकि 17 तारीख को आपका जो हाई कोर्ट वाला पेपर है वो है, उसके ठीक बाद से आपको जो है आबकारी के प्रैक्टिस सेट मिलने शुरू हो जाएंगे जो कि सभी सब्जेक्ट्स के होंगे। तो उसके लिए जुड़े रहें आप हमारे साथ, है ना। अभी शुरुआत करते हैं पॉलिटी की। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन भी पसंद आएंगे, जैसे कि पहले के क्वेश्चन आपने देखे होंगे सब्जेक्ट वाइज हिस्ट्री और ज्योग्राफी के, ठीक है। तो बीच बीच में हम ये भी सीरीज और साथ में मिक्स अप प्रैक्टिस सेट जल्दी ही आने लगेंगे, कुछ कारणों की वजह से इस बार नहीं आ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था। तो आपने देखा होगा कि कुछ टाइम पहले जब यूके ने पेपर करवाया तो उसमें कमेटियों से रिलेटेड सवाल आया था। तो एक बड़ी फेमस कमेटी है 1927 की, ठीक। जब आप देखेंगे साइमन कमीशन आयोग आया था तो ठीक उससे पहले की ये बात है, जब बटलर कमेटी जो था वो एक कमेटी बनी थी भारत में। किस संबंध में? उसका संबंध क्या केंद्र प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता निश्चित करना था, भारत को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की शक्तियों से निश्चित करना था, या राष्ट्रवादी प्रेस और सेंसर व्यवस्था को देखना, या भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना था। मेरी बात आप ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको ऐसा लगे कि क्वेश्चन करते समय जो मेरी स्पीड है वो थोड़ी ज़्यादा है क्वेश्चन पढ़ने की, तो आप पॉज करें, स्लो कर लें और तब जाकर के इसको पढ़ें या देखें, है ना। तो बटलर कमेटी का जो रिकमेंडेशन था वो था भारत सरकार और देशी रियासतों के बीच संबंध कैसे सुधारे जाएं, मतलब भारत सरकार के साथ वो समर्थन करें और उस समय पर जो क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही हैं उन पर थोड़ी सी रोक लगाएं। ये था बटलर कमेटी का उद्देश्य। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेंथी क्वेश्चन है, थोड़ा सा आराम से आप देखिएगा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है कि क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसकी बात हो रही है? क्रिप्स मिशन की बात हो रही है। दो स्टेटमेंट है, पहले स्टेटमेंट पर आता हूं। पहला कह रहा है संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे, यह पहला स्टेटमेंट है। दूसरा कह रहा है नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उसे यह अधिकार होगा कि अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर करे। यह बात हो रही है क्रिप्स मिशन की। क्रिप्स मिशन की बात करें तो थोड़ा सा आपको ध्यान दें कि 23 मार्च 1942 के आसपास ये भारत आया था। 30 मार्च के आसपास इसने अपनी रिकमेंडेशन दी थी। क्रिप्स मिशन की बात करें तो यह कितने सदस्य था? कितने लोग बोल रहे हैं कि इसमें 3 मेंबर थे, जितने लोग बोल रहे हैं इसमें 3 मेंबर थे वो गलत है। क्या इसमें 2 मेंबर थे? गलत। बल्कि यह तो सिर्फ एक सदस्य आयोग था, मतलब इसमें स्टोफर्ड क्रिप्स मात्र एक व्यक्ति थे, तो एक सदस्य था। पहली बात ये। अब स्टेटमेंट पर आते हैं। जितने बच्चों को पहली स्टेटमेंट सही लग रही है वो सभी गलत है, क्योंकि पहली स्टेटमेंट गलत है दोस्तों। क्योंकि क्रिप्स मिशन ने कहा था संविधान सभा की बात ही नहीं करी उसने। तो उसने कहा कि युद्ध के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हम क्या करेंगे, एक संविधान सभा बनाएंगे, है ना। अभी तो ये कैसे हो सकता है कि वो बोले प्रांतीय विधानसभाओं और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे? तो संविधान सभा बनाएंगे, क्या होगा, कैसे होगा, इस पर बात नहीं हुई थी। क्रिप्स मिशन संविधान सभा बनाने नहीं आया था, बल्कि युद्ध के लिए बात करने आया था। इसीलिए तो इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा गया है, पोस्ट डेटेड, वॉर के बाद की बात, ठीक। अब आते हैं नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उसे अधिकार होगा कि अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर कर ले। तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि क्रिप्स मिशन की जब आप कंडीशन पढ़ोगे उसने यही कहा था कि युद्ध के बाद हम एक संविधान सभा बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो बात की बात, संविधान सभा बनाएंगे और जो प्रांत तैयार नहीं है संविधान सभा के लिए वो अलग से ब्रिटेन के साथ संधि कर सकता है। तो क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पर बात ज्यादा हो रही है। केवल 2 स्टेटमेंट ही सही हो जाएगा। प्यारे बच्चों आराम से समझना, थोड़ी सी महंगी चीज है, देर में समझ आएगी। अगला क्वेश्चन देखो, पॉलिटी की बात हो रही है, समिति और नियुक्ति का वर्ष। अब आप यहां पर जो भी कमेटी देखेंगे वो कमेटी किससे संबंधित है? तो प्यारे साथियों वो कमेटी जो है वो पंचायत से संबंधित है। बलवंत राय मेहता समिति जिसने 3 टियर की सिफारिश की थी, अशोक मेहता समिति 2 टियर की यानी कि 2 स्तरीय पंचायत, लक्ष्मी मल सिंघवी समिति वो कमेटी वो समिति जिसकी रिकमेंडेशन के आधार पर 64वां और 65वां अमेंडमेंट बिल प्रपोज किया गया था पंचायत और नगर निकाय का, जो कि क्या हो गया था, फेल हो गया था। उसके बाद पीके थुंगन समिति तो आपको पता ही है। अब आते हैं बात, ये भी सब पंचायतों से संबंधित है। तो देखो बलवंत राय मेहता समिति 1957 बिल्कुल सही मैच है। अशोक मेहता 1977 जनता पार्टी ने बनाई थी। लक्ष्मी मल सिंघवी समिति 1986 की ये बात है। लक्ष्मी मल सिंघवी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राजस्थान से आते हैं। पीके थुंगन समिति की बात करें तो 1988 इसने ड्राफ्ट तैयार किया था। किसका ड्राफ्ट? 64 और 65वां। लक्ष्मीमल सिंघवी ने कहा था कि संवैधानिक संस्था होना जरूरी है, इस बात पर जोर दिया था। तो दोस्तों इस तरीके से आप देख लेंगे कि सभी मैच है, तो 1 2 3 4 जो भी ऑप्शन होगा
इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूरा पॉलिटी का रिवीजन आप साथ साथ कर रहे हो ऐसा सोच करके देखिएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या कैसे ये क्वेश्चन रखा गया है। तो बोला एक व्यक्ति पंचायतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। इसको हटा देते हैं। पंचायतों के, ये थोड़ा सा गलत हो गया शायद टाइपिंग, पंचायतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है या है। तो देखो पंचायतों के संदर्भ की बात हो रहा है, ध्यान से सुनना। 50% सीटें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। जितने बच्चे इसको ध्यान से पढ़ेंगे, देखो ध्यान से पढ़ना, 50% सीटें, क्या प्यारे बच्चों 50% सीटें, क्या ये उत्तराखंड की बात कर रहा है? यहां कहीं उत्तराखंड लिखा है क्या? आप कहोगे नहीं लिखा है सर। तो जब नहीं लिखा है प्यारे साथियों, तो 50% सीटें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, ये तो बात बिल्कुल गलत है। क्या आप भूल गए आर्टिकल 243D डी में रिजर्वेशन की बात की गई और वहां पर महिलाओं के लिए 1/3 1/3 से आरक्षण कम नहीं होगा, बढ़ा तो सकते हैं क्योंकि ये पंचायत राज्यों का मामला है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है क्या? हमें क्या बताना है? सही बताना है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। अब आ जाओ ऑप्शन भी देख लेते हैं साथ साथ। जब पहला स्टेटमेंट गलत हो गया तो ये गलत होगा और ये गलत होगा, यानी कि या तो ये आंसर होगा या तो ये आंसर होगा। अब कह रहा है ग्राम सभा एक निकाय है जिसमें गांव के रहने वाले सभी लोग होते हैं। इसको डिस्कस आगे करेंगे। मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगी, मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगी। अभी आपने पढ़ा कि बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 इसकी रिकमेंडेशन 3rd टियर की थी। तो जब 3rd टियर की थी तो बिल्कुल मध्यवर्ती स्तर होगा, पंचायत होगी, यस ब्लॉक स्तर पर होगी। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। क्या आप दूसरा सही है? ग्राम सभा एक निकाय है जिसमें गांव के रहने वाले सभी लोग होते हैं। जितने बच्चे कह रहे हैं कि ये सही है, मैं उन्हें कहूंगा कि गलत हो तुम। कैसे? जरा थोड़ा सा ध्यान देना और आराम से समझना प्यारे बच्चों। एक होती है ग्राम पंचायत, ठीक, एक होती है ग्राम पंचायत और एक होती है ग्राम सभा। ठीक, अब तुम कहोगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो देखो मैं कहूंगा कि जिनको निर्वाचित, जो निर्वाचित लोग हैं, जो निर्वाचित लोग हैं उन्हें ग्राम, उनसे मिलकर के क्या बनती है? ग्राम पंचायत बनती है। और ग्राम सभा किनसे बनती है? निर्वाचन करने वालों से, निर्वाचन करने वालों से बनती है। ठीक, तो ग्राम सभा निर्वाचन, कौन निर्वाचन करेगा? तुम कहोगे गांव के लोग। पर प्यारे साथियों, क्या कोई बच्चा जिसकी उम्र 10 साल है, क्या वो निर्वाचन करेगा? क्या वो निर्वाचन करेगा? तो भैया वयस्क मताधिकार 18+ वाला ही होगा, 18+ वाला ही होगा। इसका मतलब आप कहोगे कि ग्राम सभा एक निकाय है जिसमें गांव के रहने वाले सभी लोग नहीं, ग्राम सभा एक निकाय है जिसमें ग्राम पंचायत के लिए वोट देने वाले लोग शामिल होते हैं 18 से प्लस, तो वो ग्राम सभा होती है। बाकी तो ग्राम की जनसंख्या है। ठीक है, ग्राम पंचायत और ग्राम सभा, ये स्टेटमेंट हो जाएगा गलत, जिसमें गांव के रहने वाले सभी लोग नहीं, रहने वाले सभी लोग नहीं, वो लोग जिनका मतदाता सूची में नाम है, जिनका मतदाता सूची में नाम है। इसलिए स्टेटमेंट ये गलत हो जाएगा। केवल क्या सही होगा? 3। एक बार दोबारा इस क्वेश्चन को देखना, फिर आपकी गलतफहमी दूर होगी। मुझे पता है कि कई सारे बच्चे इसमें गलत हो रहे होंगे और मुस्कुरा रहे होंगे कि ऐसा कब से हुआ? अरे जब से तुम पढ़ रहे हो तब से ऐसा हुआ। जरा क्वेश्चन को वापस लाते हैं। बिल्कुल, अब स्क्रीन पर क्वेश्चन साफ दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन देखो, संविधान में किस न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश, कौन से न्यायाधीश की बात हो रही है? तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े फैसले आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट के जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है उस पर सरकार खूब बात कर रही है। तदर्थ न्यायाधीश को अंग्रेजी में कहते हैं एड हॉक जस्टिस, एड हॉक जजेस। ठीक है, तो तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है कहां पर? क्या सुप्रीम कोर्ट में है, उच्च न्यायालय में है, जिला एवं सत्र में है, उपयुक्त सभी में है? जितने बच्चे भी आंसर दे रहे हैं उपयुक्त सभी, बिल्कुल गलत हो तुम। जितने बच्चे हाई कोर्ट कह रहे हैं तुम भी गलत, तो तुम भी गलत। कौन बचा? सुप्रीम कोर्ट। केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की नियुक्ति होती है। इसका मतलब आप ये मान लीजिए कि जरूरत पड़ने पर अगर कोरम पूरा नहीं है तो और रिटायर्ड जज या अदर जजेस को वहां पर बुलाया जाता है और उनकी नियुक्ति की जाती है। देखो क्राइटेरिया तो वही रहेगा जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए है, 5 साल और 10 साल वाला, या तो 5 साल
तक आप हाई कोर्ट के जस्टिस रहे हो या 10 साल तक आपको एडवोकेट होने का जो आपके पास एक्सपीरियंस है वो है। तदर्थ न्यायाधीश कहां पर होते हैं? केवल और केवल कहां पर होंगे? सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में, याद रहेगा तदर्थ न्यायाधीश। बहुत बढ़िया, चलो रिपीट मारो, आगे आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन भारत के मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे? तो ऐसे कई सारे आयोगों पर खूब बात हो रही है कि मानवाधिकार आयोग कहां है, किसकी बात हो रही है? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कब स्टैब्लिश हुआ प्यारे बच्चों? 1993 में, है ना। देख रहे हो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हाथ सेट होने लग रहा है लिखने में। चलो अब देखो, मानवाधिकार आयोग कब बना? 1993 में बना था, और डेट भी लिख देते हैं, चलो 12 अक्टूबर, आपका दिल रखने के लिए। तो पहले कौन सा पूछा है? पहले अध्यक्ष पूछे। पहले अध्यक्ष वर्तमान के कौन है? वर्तमान में कौन है? कमेंट सेक्शन में जरा बता देना। लेकिन पहले की बात करूं तो रंगनाथ मिश्रा है। पहले की बात करूं तो रंगनाथ मिश्रा है। पहले मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की बात हो रही है। एनएचआरसी कब स्टैब्लिश हुआ? 1993। एक्ट भी 1993 है और 12 अक्टूबर। अच्छा, अब वर्तमान में कौन है? तो देखो मिश्रा देख रहे हो, बस मिश्रा नाम याद रखना, बाकी तुम्हारे लिए हिंट है, फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ। देखो देखते बहुत सारे लोग कमेंट नहीं करते, या तो वो डरते हैं या उनको ना तो समझ आता कि हमें क्या लिखना चाहिए। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगती है, तुम्हारा अच्छे से रिवीजन होता है, तो तुम्हारे लिए मैं कंटिन्यू वीडियो बना पाऊं। आज तो देखो आवाज भी खराब है, थोड़ा सा कोल्ड हो रखा है मेरे प्यारे भाई, तो देखो अगर तुम्हें थोड़ा सा भी लगता है तो यार एक आधा कमेंट तो कम से कम एटलीस्ट बनता है भाई कि वीडियो और क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं। अगला क्वेश्चन, प्रशासनिक सुधार आयोग। प्रशासनिक सुधार आयोग 1967 में जिसने पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त बनाने की संस्तुति की थी, के अध्यक्ष कौन थे? है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट काउंसिल, एडीसी भी कई बार आ जाता है एग्जाम में कि एडीसी, एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट काउंसिल 1967 में बना, और उसने पहली बार लोकायुक्त की बात की थी। अभी अभी वर्तमान में नए लोकायुक्त का लोकपाल का अपॉइंटमेंट किया गया है। तो यहां पर पूछा है कि जब लोकपाल लाया जाए, इसके लिए रिकमेंडेशन दी थी, संस्तुति दी थी, रिकमेंडेशन दी थी, तो उसके अध्यक्ष कौन थे? तो प्यारे भाई उसके अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई। कौन थे उसके अध्यक्ष? मोरारजी देसाई थे। ठीक है, 1967 में। अब अगर मैं बोलूं कि पहले कौन? पहले लोकपाल, तो पहले लोकपाल कौन? अगर पहले लोकपाल की बात की जाए तो पिनाकी चंद्र घोष। ठीक, पिनाकी चंद्र घोष, पहली बात तो ये हो गई, है ना। अब वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में हिंट दे करके जाऊंगा, एएम इनके नाम में आएगा, और आगे का लाइन पूरा करो और कमेंट सेक्शन में लगाओ कि वर्तमान में, प्रेजेंट में, 2024 में नए लोकपाल कौन अपॉइंट हुए हैं। और एक और बात आपको बता दूं, लोकपाल कौन से अधिनियम है? कौन सा? लोकपाल एक्ट कब का है? 2013 का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था, तुम्हारे सामने लेकर के आया हूं, आगे देखो। चलो 4 क्वेश्चन है, पॉलिटी का रिवीजन। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है प्यारे बच्चों? एग्जाम में नहीं है, हाईलाइट कर लो। आगे देखो, पहला ऑप्शन है इसमें, और मैच द फॉलोइंग है, कौन सा सही नहीं? अंतरराज्य परिषद की बात की जाती है, 263, बिल्कुल रट्टा मार लो, पूछा जाता है अंतरराज्य परिषद। इंटर स्टेट काउंसिल, क्या होती है इंटर स्टेट काउंसिल? जैसे देखो, आप अपने आसपास आप ट्रेवल करते होंगे एक स्टेट से दूसरे स्टेट, तो आप बस अड्डे पे जाते होंगे, बस अड्डे पे लिखा होता है ISBT, इंटर स्टेट बस टर्मिनल। क्या लिखा होता है? इंटर स्टेट बस टर्मिनल, अंतरराज्य बस अड्डा। ठीक, तो भैया इंटर स्टेट बस टर्मिनल वैसी ही है इंटर स्टेट काउंसिल। इंटर स्टेट काउंसिल एक दूसरे राज्यों के बीच में, सभी राज्यों के बीच में समन्वय स्थापित करने के लिए, एक भाईचारा बनाने के लिए, समझ लो कि आपस में संसाधन देने हैं, लेने हैं, काम करना है, इन सब चीजों पे। आर्टिकल क्या है? 263, बिल्कुल मैच। वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन 280, वित्त आयोग के भी नए अध्यक्ष बन गए हैं। कौन बन गए हैं वित्त आयोग के नए अध्यक्ष? याद रखो, रिवीजन करो। प्रशासनिक न्यायाधिकरण 323, अच्छा 323 मत करो, 323 ए कर लो, तब ये सही रहेगा। ठीक है, 323 ए में प्रशासनिक न्यायाधिकरण, दैट मींस एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की बात यहां पर की गई है। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी की बात, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन 318, नहीं, यही आंसर है। सबसे पहले तो यही आंसर है। क्यों? क्योंकि यूपीएससी किस में है? 315 में, 324 लिख रहा था। ठीक है, 324 लिख रहा था। कमेंट करके बताओ 324 में क्या है, कमेंट करके बताओ। देखो मैं तो तुम्हें बता सकता हूं, अभी इनका काम है, इन्हीं के ऊपर काम है, 3-4 महीने खूब काम करने वाले हैं ये जो 324 में है, और 315 में है यूपीएससी। ठीक है मेरे भाई, याद रखोगे। चलो अगला क्वेश्चन देखो, भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तो जिनका काम बहुत ज्यादा है उनसे जरूर सवाल बनता है। भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बड़ा सवाल है, क्योंकि देखो प्रथम महिला और अब तक की
एकमात्र महिला भी कह सकते हो। मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर रही हैं कौन? आर.एम. निकम, ये नहीं। एस.के. बेदी, बिल्कुल भी नहीं। वी.एस. रमा देवी, बिल्कुल टाइम बिना गवाए याद कर लो कि पहली मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी, तो यही थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान से समझना और प्यार से पढ़ना। अगर ऐसा लगे मैं ज्यादा जल्दी पढ़ा रहा हूं तो भाई खुद को रोक लो, वीडियो को पॉज करो और प्यार से देखो, क्योंकि देखो समझो मगर प्यार से। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधा की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? 349 में, 350 में, 351 में, 350 में और 350 का में। तो देखो ये तो सिंपल हो गया आंसर, आपने 350 का कर लिया, यही आप याद रखोगे, बहुत ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। तो आर्टिकल 343 में लैंग्वेज के बारे में है और पार्ट 17 किससे रिलेटेड है? तो भाषा से रिलेटेड है, ठीक है। और साथ में आठवीं जो अनुसूची है उसका भी संबंध किससे है? भाषा से है, ये याद रखोगे। आगे चलो, आगे समझते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ठीक। अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है यदि खतरा है। भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है कब? 4 कंडीशन है। जब तक ये 4 कंडीशन आप सोच रहे हो तब तक मैं साथ साथ आपको कुछ बताता चलूं। देखो, जब हम बात करते हैं किसकी, जब हम बात करते हैं प्यारे साथियों आपातकाल की, तो ये पार्ट 18 में है आपातकाल, ठीक है। पहली चीज, इसमें 352 एक है, इसमें 356 एक है और इसमें 360 एक है। वित्तीयपाल 352 की तो हम यही बात करने वाले हैं और 356 है प्रेसिडेंट रूल, है ना। प्रेसिडेंट रूल की बात यहां पर हो रही है 356 में, ठीक। लेकिन यहां क्या है? 352 में 3 कंडीशन है जिसके आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। ध्यान से सुनना। बाहरी आक्रमण पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन है युद्ध, ठीक। दूसरी कंडीशन है युद्ध और तीसरी कंडीशन, मेरी बात यहां पर ध्यान से सुनना। देखो, जब इंदिरा गांधी ने 1975 में आपातकाल लगाया था तो इस कंडीशन से लगाया था, आंतरिक अशांति, इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम से। फिर क्या किया गया? फिर एक अमेंडमेंट किया गया 44 अमेंडमेंट 1978 और इसे हटा दिया गया, इसे काट दिया गया कि इंटरनल डिस्टर्बेंस को नहीं रख सकते भाई साहब, ये तो गलत है। इसके बदले एक टर्म यूज किया गया, कौन सा? ये वाला, सशस्त्र विद्रोह, आर्म्ड रेबेलियन अगर हो जाए तो, यानी कि 3 कंडीशन। सांप्रदायिक हिंसा बिल्कुल भी नहीं, इसका कोई आधार नहीं है, तो यानी कि 1 कंडीशन, युद्ध 2 कंडीशन और सशस्त्र विद्रोह 3। तो तब जाकर के 352 में क्या लग सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल लग सकता है प्यारे साथियों। अब एक बात ध्यान से समझना, तो आंसर में आते हैं अधोलिखित ऊँटों से सही उत्तर चुनिए। अधोलिखित मतलब नीचे होना, ये लाइन ऊपर चाहिए थी। तो बाहरी आक्रमण 1 यानी कि पहला हो जाएगा और आंतरिक अशांति ये नहीं है, शास्त्र तो 3, तो 1 और 3 इज द राइट आंसर इस ऑप्शन में है। तो ये हो गया आपका सही आंसर। आराम से पढ़ो, प्यार से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, समझो हमसे। और यूट्यूब क्लासेस में अगर आपको पसंद आता है तो यार लाइक कर दिया करो, एटलीस्ट कमेंट कर दो, कुछ तो लिखो कम से कम, जिससे पता चले कि हाँ हम काम ठीक कर रहे हैं। हमें कैसे पता चलेगा हम सही पढ़ा रहे हैं यार? वैसे तो तुम चाहते हो ना कि तुम बताओ, क्योंकि तुमने भी कहीं ना कहीं पढ़ रखा है, तो कहीं ना कहीं अगर पढ़ रखा है तो तुम ही तो बताओगे कि भाई ठीक पढ़ा रहे हो, ये क्वेश्चन डाल दो सर, ऐसा कर दो। थोड़ा सा प्यार मोहब्बत में चलता है, हम भी तुम्हें बता रहे, तुम भी हमें बताओ यार, दोनों का ही विकास होगा फिर, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता? तो वही ऊपर का क्वेश्चन था, उसी के साथ और जोड़ लिया ताकि उसी की एक्सप्लेनेशन भी दे सके। राष्ट्रीय आपातकाल में होता यह है, जैसे ही आर्टिकल 352 लागू हुआ तो 352 के लागू होते ही आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाता है। 19 में क्या है? आपके फंडामेंटल राइट है, A B C D E F नहीं है, G है, ये सब क्या हो जाते हैं? सस्पेंड हो जाते हैं। क्यों सस्पेंड हो जाते हैं? क्योंकि 352 के आते ही 358 एक आर्टिकल है जो एक्टिव हो जाता है, मतलब ए जैसे ही एक्टिवेट हुआ तो ये भाई साहब भी एक्टिवेट और सस्पेंड हो जाता है 19। लेकिन एक और आर्टिकल है जो आर्टिकल है 359 बाकी आर्टिकल्स, बाकी फंडामेंटल राइट को क्या करता है? सस्पेंड करता है। लेकिन सभी आर्टिकल आपके सस्पेंड, फंडामेंटल राइट्स माफ करना, सभी फंडामेंटल राइट्स आपके सस्पेंड हो जाएंगे, लेकिन 2 आर्टिकल आपके राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी के टाइम में भी सस्पेंड नहीं होंगे। आज रट्टा मार लो 20 और 21, कौन से 20 और 21? आर्टिकल 20 और 21, यानी कि 21 में प्राणों की बात की गई है और 20 में अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि का संरक्षण दिया गया है। ये कर लोगे याद। आ रही है क्या बात समझ में? क्लियर है मामला? चलो
ठीक है, अगला देखो फटाफट। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उसके संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। तो भारत का संविधान संशोधन की बात हम करेंगे। संशोधन किस में दिया गया है? ऑप्शन आपके पास है 348, 58, 68, 78। तो प्यारे बच्चों ध्यान से पढ़ो, सही से पढ़ो। आपने मुझे बताना है कि संशोधन का भाग कौन सा है, संशोधन का भाग कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन भी ले लो, चलो 17 है, 20 है, 16 है और 14 है, ये ऑप्शन है इसके। ठीक है, तो संशोधन किस भाग में दिया गया है, एक तो आपको ये बताना है। दूसरी बात ये कि संशोधन वैसे तो 3 प्रकार से हो सकता है। संशोधन का जो हमने लिया था, ये लिया था हमने कहां से? तो ये हमने लिया है दक्षिण अफ्रीका से। कहां से लिया है? दक्षिण अफ्रीका से। आर्टिकल 368 में भारत में संविधान संशोधन के बारे में व्याख्या की गई है। अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण दिया गया? देखो, अन्य पिछड़ा वर्ग का मतलब यहां पर किससे है? ओबीसी से। आपको पता होगा बिहार जातिगत जनगणना कराने वाला पहला राज्य बना है, उसने ओबीसी के आंकड़े जारी करे हैं। झारखंड में भी वो बात चल रही है और जगह जगह कहीं ना कहीं ओबीसी, आप इसे वोटिंग की राजनीति कहिए या सामान्य स्तर पर, लेकिन इस समय राजनीतिक पार्टियां अपने अपने स्तर पर इच्छा शक्ति जाहिर कर रही हैं कि वो ओबीसी आरक्षण की बात करेंगे। ठीक है, और इसी समय पर आप देखेंगे तो ओबीसी के आप कह सकते हो कि कर्पूरी ठाकुर साहब को क्या दिया गया है? भारत रत्न। ठीक है, तो सरकार पूरी तरीके से, हर प्रकार की सरकार, वो राज्य सरकार हो, वो कोई एक पार्टी हो, बी पार्टी हो, सी पार्टी हो, डी पार्टी हो, वो सभी कोशिश कर रहे हैं कि अपने अपने स्तर पर काम किया जाए। भारत रत्न दिया गया है। तो ओबीसी को 27% आरक्षण किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया था? तो 93वें संविधान संशोधन द्वारा 2005 में ये पास किया गया था। देखो, जो भी मैं क्वेश्चन ला रहा हूं कहीं ना कहीं वो करंट इश्यूज से रिलेटेड है, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, वो सब्जेक्टिव, लेकिन सब्जेक्ट के साथ साथ उनके लिए जो करंट अफेयर्स आते हैं उससे रिलेट करते हुए, न्यूज को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हम एकदम अपडेट रहते हैं और अपडेट रहते हुए कैसे कैसे एग्जाम में क्या क्या आ सकता है उन सब चीजों पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन भी उसका एक एग्जांपल है प्यारे साथियों। भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 में निम्न राज्यों में से किसके लिए विशेष उपबंध प्रावधानित है, मतलब प्रावधान किया गया है? ध्यान से सुनना, क्या है क्वेश्चन। आपने लद्दाख का मुद्दा सुना है क्या? लद्दाख आजकल कुछ डिमांड कर रहा है, उसने कहा हम नहीं चाहते कि हमारी स्थिति उत्तराखंड जैसी हो जाए, ऐसी बात उन्होंने बोली है भाई साहब, बहुत बड़ी बात है। लद्दाख क्या चाह रहा है? लद्दाख कह रहा है या तो मुझे 6th शेड्यूल में जगह दो, 6th अनुसूची में मुझे जगह दो, या मुझे विशेष राज्य का दर्जा दो आर्टिकल 371 के तहत। क्या है 371 में? प्यारे बच्चों 371 में ए से लेकर जे तक जो है कुछ विशेष राज्यों के लिए प्रावधान किया गया है। मैं कह रहा हूं ए से जे तक किया गया तो ए बी भी होगा, सी भी होगा, डी भी होगा, ई भी होगा, एफ भी होगा, जी भी होगा, एच भी होगा, आई भी होगा और जे भी होगा। आ रही है बात समझ में? तो यहां क्या पूछा है? 371 बी में किस राज्य के बारे में बात की गई है? देखना आप, ये क्वेश्चन दिखेगा आपको कि बी के बारे में किस में, तो मैं बता दूं आपको, ए में बात की गई है नागालैंड के बारे में। ए में किसके बारे में बात की गई है? नागालैंड। बी में किस में बात की गई है? असम के बारे में। सी में किस में बात की गई है? मणिपुर से रिलेटेड। ठीक है, डी में क्या है? डी में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। ठीक है, ई में आंध्र प्रदेश की सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। एफ में क्या है? तो सिक्किम है एफ में। ठीक, एफ में सिक्किम है। जी की बात करूं, एफ में है सिक्किम और जी में है मिजोरम। जी में है मिजोरम। एच की बात करूं तो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश। आई की बात करूं तो गोवा है। ठीक है, जे की बात करूं तो कर्नाटक है। अगर आप चाहते हो तो कि मैं आपको ये सब याद करवा दूं तो अगली वीडियो में जरूर कराऊंगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और ये जो क्वेश्चन है 371 बी, इसका आंसर मैं दे चुका हूं कि बी में क्या है? असम आएगा बी में, असम आएगा बी में। मणिपुर किस में आएगा? मणिपुर आएगा सी में। ठीक है, आ रही है बात समझ में? ये आएगा ए में। महाराष्ट्र और गुजरात आएंगे 371 में आएंगे। ठीक है, तो ये थे वो बेस्ट क्वेश्चन पॉलिटी का। आपको सेशन कैसा लगा जरूर बताना दोस्तों। जीएस की फ्री पीडीएफ के लिए और डेली क्विज के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पाठशाला ऋषिकेश ग्रुप सी को फॉलो जरूर करें। ऑफलाइन तो हम पाठशाला में पढ़ाई रहे, ऑनलाइन भी हम आपके साथ जुड़ने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज यार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगली वीडियो हम मिक्स की करेंगे बहुत जल्दी दोस्तों, और आपको क्या और चाहिए, क्या वेरिएशन आप चाहते हो वो भी बताना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।